Hello students, in this video we are going to discuss about class 10th political science book chapter 2 part 3। ठीक है, तो हम इसमें पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 2 हमने पढ़ाया था उसका फेडरलिज्म जो है उसका पार्ट 3 देखेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इसके पहले की वीडियो में हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था, जाना था कि कैसे क्या मतलब है फेडरलिज्म का, और हमारे देश में हम लोगों ने 2 टायर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। तो चूँकि जो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है, अभी तक हम लोगों ने देखिए 2 टायर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था ना, 2 ही लेवल के बारे में। हम इसमें यहाँ पे 3rd टायर गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पे टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, मतलब अधिकार का विभाजन। तो किस तरीके से क्या कैसे हुआ था वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट्स लेवल होते हैं। और हमने उसके पहले डिस्कस किया था 2 टायर गवर्नमेंट के बारे में, मतलब स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के बारे में। लेकिन जो हमारा इंडिया है, इतना जो विशाल बड़ा कंट्री है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का 2 टायर पे काम करना पॉसिबल नहीं है, मतलब अच्छे से ये वर्क नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। यहाँ के जो इंडिया के स्टेट हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं और उस तरीके से मतलब इतने बड़े हैं कि यूरोप के जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उतने बड़े हैं। ठीक है, मतलब यूरोप के कंट्रीज जितने बड़े यहाँ के इंडिया के स्टेट्स हैं। और पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो रसिया से ज़्यादा ही है यहाँ पे, मतलब पॉपुलेशन। और महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी, और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जर्मनी से ही बड़ा है। तो मैनी ऑफ द स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ को लेके, लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके, कैटेगरी को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे फिर है कि देयर दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है पावर को शेयर करने की इस स्टेट्स में। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल पावर है तो इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरे टायर गवर्नमेंट की, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल के नीचे काम करे। और इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब पावर का विभाजन, अधिकार का विभाजन। और इसी 3rd टायर गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जब पावर ले ली जाती है, कुछ पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती है और लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम और इशू होते हैं उनको सेटल करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में पता लगाना, कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट की नीड है, वो एक लोकल लेवल पे रहने वाला व्यक्ति ही जान सकता है। इसीलिए उनके पास बेटर आइडिया भी होता है लोकल लेवल पे कि कहाँ पैसे को खर्च करना है, कहाँ की चीज़ को कैसे प्रभावी तरीके से मैनेज करना है। इसीलिए बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और इसलिए अगर लोकल लेवल पर लोगों को जब अधिकार मिलने लगा तो लोग भी डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ, मतलब जब लोकल गवर्नमेंट बनाया गया तब हम जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसको हम फॉलो करने लगे। मतलब कि डेमोक्रेसी हमारा कहता है शेयरिंग पावर, मतलब पावर को शेयर करने के लिए। ठीक है, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड थी, ज़रूरत थी, पहचानी गई थी किसके द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहचानी गई थी। ठीक है, तो चूँकि बहुत सारे सेवरल अटैम्प्ट हुए थे डिसेंट्रलाइज के लिए कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल बनाए जाएँ विलेज एंड टाउन में, तो उसके बारे में यहाँ बता रहा है कि पंचायत इन, ये देखिए, पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़ वॉज सेटअप इन ऑल द स्टेट। जो मतलब पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ होते हैं वो अलग अलग, मतलब विलेज और अर्बन एरिया में। जो पंचायत होते हैं वो विलेज में होते हैं, म्यूनसिपलिटीज़ वो अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया में होते हैं। ठीक है, लेकिन सेटअप तो किए गए, लेकिन ये किसके कंट्रोल में थे, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। यहाँ पे इलेक्शन भी जो थे वो लोकल, मतलब जो रेगुलर, मतलब जो 5 ईयर्स पे होते हैं वो भी यहाँ पे इलेक्शन भी प्रॉपर नहीं होते थे। और ना ही लोकल गवर्नमेंट के पास कोई ज़्यादा पावर रहती थी, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्स देता था। जो मेजर स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन का वो 1992 में लिया गया था। ठीक है, उसी समय ये 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया था और ये काफ़ी पावरफुल इफेक्टिव हो गया था।
तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिया है कि नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, मतलब कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल लेवल पे भी, और स्टेट जो है वो रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज, सीट्स रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज इन द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल, मतलब कि सीट भी रिजर्व की जाएगी लोकल लेवल पर, किसके किसके लिए, कास्ट के अकॉर्डिंग, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग। और जो भी मतलब नंबर ऑफ जितने भी रहेंगे सीट्स रहेंगे, या जो मतलब जो भी नंबर ऑफ चीज़ें रहेंगी ये इतने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, उसका 1/3 विमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। ठीक है। और स्टेट मतलब जैसे जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन बनता है वो स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन कमीशन क्रिएट किए जाएंगे, और जो कि वो किसको कंडक्ट करेंगे, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को ध्यान देंगे और उनको कंडक्ट कराएंगे। मतलब पंचायत जो चुनाव होता है, जो म्यूनिसिपल का चुनाव होता है ना, नगर पालिका वाला, तो उस पर क्या करेंगे ये, उसमें ये करेंगे कि चुनाव कंडक्ट कराएंगे। और द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड, उनको मतलब की ज़रूरत होती है, उनको करना चाहिए अपनी पावर को, कुछ रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को। ठीक है। द जो नेचर होता है पावर शेयरिंग का वो अलग अलग स्टेट में इंडिया के अलग अलग हो सकता है या अलग अलग है। फिर यहाँ है कि लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज, मतलब गाँव के जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे पंचायती राज कहते हैं। प्रत्येक विलेज में और एक ग्रुप विलेज इन सम स्टेट्स, मतलब या तो एक विलेज होता है उसमें, या तो कुछ विलेज का ग्रुप होता है। मतलब अगर बड़ा विलेज है तो एक ही रहेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, उस गांव में रहने वाले लोगों की संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है। या तो संख्या अगर कम है तो मतलब कि कुछ छोटे छोटे जो गांव रहेंगे मिलके ग्रुप बनाएंगे और फिर उनकी पंचायती राज बनती है। ठीक है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत होती है जिससे काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, बहुत सारे वार्ड मेंबर्स इसमें होते हैं, ऑफन कॉल्ड पंच। वार्ड मेंबर मतलब हर एक अलग अलग वार्ड जो चूज़ किए जाते हैं मेंबर्स, उन्हें हम पंच भी कह सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट और सरपंच, और प्रेसिडेंट और सरपंच भी कहा जा सकता है। और ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जो भी एडल्ट मतलब कि जो बुज़ुर्ग पॉपुलेशन वहाँ की जनसंख्या रहती है उनके द्वारा ही वार्ड मेंबर को चूज़ किया जाता है। ओके, आगे देखिए। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज, और ये पूरे गांव के लोगों के लिए क्या बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं चीज़ों को। और जो पंचायत है वो वर्क करता है सुपरविजन ग्राम सभा के, मतलब जिसके मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा, जो पंचायत है वो ग्राम सभा के अंडर में काम करता है। और जो इसके वोटर्स होते हैं वो पूरे इसके मेंबर्स होते हैं, उस विलेज के जो वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के। ठीक है। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, और ये साल में 2 से 3 बार मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और बजट को रेडी करते हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो मतलब उनको कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने बजट की ज़रूरत है चीज़ों को सेटअप करने के लिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर यहाँ पे है फिर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो किस लेवल पे बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। जो कुछ जो ग्राम पंचायत हैं वो ग्रुप होते हैं एक साथ मिलके। ठीक है। मतलब कि जब कई सारे ग्राम पंचायत ग्रुपिंग करके एक साथ इकट्ठा एक यूनियन बनाते हैं, उसे बोलते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल बोला जाता है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत, जो मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब कि जो इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के मेंबर्स होते हैं उन्हें पंचायत मेंबर द्वारा, उस एरिया के पंचायत मेंबर द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। फिर ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद, मतलब ये सब सारे मिलके क्या बनाते हैं, जिला या डिस्ट्रिक्ट परिषद बनाते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद जो होते हैं वो इलेक्टेड बॉडी होते हैं, मतलब इनको इलेक्ट किया जाता है वोटिंग के प्रोसेस से। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एमएलए, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और एमएलए के ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकसभा के मेंबर और एमएलए होते हैं, एंड सम अदर ऑफिसर्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है। फिर जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड। तो हम लोग देखते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और एमएलए होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, किसी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है। और कुछ अदर ऑफिसर्स जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद
चेयरपर्सन, जो जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, मतलब कि जो वहाँ का चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है, मतलब वो उसके पास पावर सबसे ज़्यादा होती है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज, उसी तरीके से अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपलिटीज़ होते हैं वो टाउन में सेटअप किए जाते हैं, और बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। दोनों म्यूनिसिपलिटीज़ और मतलब कि दोनों, चाहे म्यूनिसिपलिटीज़ हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, आर कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल्ड होते हैं बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि उनको पे वो कंट्रोल होते हैं। इलेक्टेड बॉडीज़ मतलब जिनको इलेक्ट किया जाता है उनके हेड को, उनसे वो कंट्रोल्ड होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपलिटी, जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, म्यूनिसिपल का जो चेयरपर्सन होता है वह म्यूनिसिपलिटी का हेड होता है। इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो ऑफिसर होता है उसे हम मेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है हमारे इंडिया का, ठीक है। देयर आर नॉट अबाउट, मतलब कहने का है कि अब तक 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत के और म्यूनसिपलिटीज़ के, ठीक है, पूरे कंट्री में, हमारे देश में, जो कि किसी भी देश के कुछ ऐसे देश हैं जिनके पॉपुलेशन से ये अधिक है इनकी संख्या, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैव टू, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस होता है लोकल गवर्नमेंट का वो हेल्प करता है डेमोक्रेसी को हमारे देश में बढ़ाने के लिए। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज विमेंस रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या हेल्प करता है, विमेन की रिप्रेजेंटेशन को, मतलब विमेन को अधिकार देता है, उनकी संख्या को भी बढ़ाता है, मतलब वो भी पार्टिसिपेट कर सके और अपनी आवाज़ डेमोक्रेसी में उठा सके। उसी समय देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होते हैं, जबकि इलेक्शन जो होते हैं आर हेल्ड रेगुलरली एंड ग्राम सभा से नॉन हेल्ड रेगुलरली, मतलब कहने का इलेक्शन तो रेगुलरली हो रहे हैं लेकिन जो सभा होती है ग्राम सभा, वो सभा की बैठक रेगुलरली नहीं हो रही है। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने मतलब कुछ पावर्स को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया है, या वो कह लीजिए शेयर नहीं करना चाहते हैं। नॉर हैव दे गिव एडिकेट रिसोर्सेज, ना ही उन्हें पर्याप्त मतलब रिसोर्सेज देते हैं कि वो अपने यहाँ की जो ज़रूरतें हैं अपने यहाँ की ग्राम सभा की या म्यूनिसिपलिटीज़ की उसको पूरा कर सके। वी आर जस्ट स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, फिर भी हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया से अभी भी बहुत दूर हैं। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। इफ़ यू हैव एनी डाउट डिस्कस। ओके, थैंक यू।